बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी क्लब पेपर मोरखा 27 अप्रैल 2025 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिबरेशन प्रोवाइड करती है, थोड़ा आज़ादी देती है कि आप कारोबार कर सकते हो, वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के हवाले से सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका जो क़याम अमल में लाया गया था वो 1 जनवरी एस्टैब्लिश्ड 1 जनवरी 1995 को इसका क़याम अमल में लाया जाता है। और अगर इसके हेडक्वार्टर के हवाले से सवाल पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है, याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड जनेवा में है। और अगर इसके मेंबर कंट्रीज़ के हवाले से सवाल पूछा जाए कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है, तो आप टिल नो वो कितनी है 166 इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है। ओवरऑल अगर हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1948 में गैट बना था। 1948 में गैट ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम अमल में लाया गया था। जनरल एग्रीमेंट, गैट स्टैंड्स फॉर, गैट किस चीज के हवाले से स्टैंड करता है? सो इट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसका क़याम कब अमल में लाया जाएगा था? ये 1948 में गैट बना था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इनिशियली इसको 1948 में ये नाम दिया गया था, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली बाद में कि जब मराकेश एग्रीमेंट 15 अप्रैल 1994 को होती है, मराकेश एग्रीमेंट 15 अप्रैल 1994 में ये एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो गैट है इसको बाद में ख़त्म कर दिया जाता है और फिर गैट के जो सिमिलर है एक और इदारा बनाया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ओवरऑल उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस इन WTO का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं कि जब इसका क़याम एक्चुअल अमल में लाया जाता है वो 1 जनवरी 1995 को अमल में लाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। एक्चुअल देखा जाए इसकी हिस्ट्री के हवाले से तो 1948 में गैट का क़याम अमल में लाया जाता है। सो गैट स्टैंड्स फॉर द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और फिर इसी तरह से मराकेश एग्रीमेंट 15 अप्रैल 1994 के तहत इसी गैट को बाद में ख़त्म कर दिया जाता है, हज़फ कर दिया जाता है। और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का जो बाकायदा क़याम है वो अमल में लाया जाता है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि WTO के हवाले से बन सकते हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड। ओवरऑल अगर सवाल आ जाए कि फर्स्ट क्लोन्ड मैमल के हवाले से, वो भी फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, तो वो भी कौन सी है? वो शीप है। और इस शीप का नाम क्या था? इस शीप का नाम था डोली शीप, याद रखिएगा जी। तकरीबन ये 6.5 साल तक जिंदा रही। एक्चुअली डोली शीप की प्रोडक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली इसको सोमैटिक सेल से तैयार किया गया था, याद रखिएगा जी। सो डोली शीप वाज प्रोड्यूस्ड from somatic cell, not from the genetic cells. Somatic cells mean body cells, आम सेल से इसको तैयार किया गया था। सोमैटिक सेल से तैयार किया गया था। सोमैटिक सेल मीन कि आम बॉडी सेल से, सोमैटिक सेल से डोली शीप को तैयार किया गया था। इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फ्राम germ-line cells or from the genetic cells. एक्चुअली डोली शीप की प्रोडक्शन ये मतलब एक नया साइंस में इंकशाफ पैदा कर दिया गया था कि आप सोमैटिक सेल से, मिंडू से, आम बॉडी सेल से भी फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। तो डोली फर्स्ट क्लोन्ड मैमल है। क्लोन्ड मैमल मीन टू प्रोड्यूस, क्लोनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बना सकते हो। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक शाहकार था।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो डोली शीप के हवाले से ये फर्स्ट क्लोन्ड मैमल था, क्लोन्ड एनिमल भी था। और फिर अगर ये देखा जाए कि इसके हवाले से 5 जुलाई 1996 को 5 जुलाई 1996 को ये पहला क्लोन्ड मैमल जो है ये तैयार किया गया था, डोली शीप। और अगर ये देखा जाए कि डोली शीप का जो नाम है इसको आखिर वो नाम क्यों रखा गया था, एक्चुअली एक सिंगर और एक्ट्रेस के नाम से, सिंगर और एक्ट्रेस के नाम से इसका नाम जो है वो डोली शीप रखा गया था। वो सिंगर और एक्ट्रेस कौन से हैं, वो है डोली पार्टन। डोली पार्टन, डोली पार्टन के नाम के हवाले से भी इस जो लैम है इसका नाम रखा गया था कि ये डोली है। और फिर इसका एक्चुअल जो नाम रखा गया था शुरू में जो एक नाम तजवीज़ किया गया था 6LL3, याद रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि इसका जो इनिशियल नाम था डोली शीप का, एक्चुअल जो इनिशियल नाम था 6LL3 इनिशियल नाम, ये जो है तजवीज़ किया गया था। लेकिन बाद में एक सिंगर और एक्ट्रेस के हवाले से इसका नाम डोली पार्टन के हवाले से, जो सिंगर और एक्ट्रेस थी उसके हवाले से इसका नाम डोली शीप रखा गया था। और ये तकरीबन 6.5 साल की उम्र में एक्चुअली लंग डिजीज़ होती है इनको, फेफड़ों का अर्जा इनको होता है, और अरिथ्राइटिस डोली शीप को होती है। तकरीबन 6.5 साल की उम्र में डोली शीप का इंतकाल हो जाता है। और फिर इसी तरह से ये ओवरऑल अगर साइंस की दुनिया में देखा जाए कि पहली क्लोन्ड मैमल जो है वो यही थी। 14 फरवरी 2003 को इसका इंतकाल हो जाता है। 14 फरवरी 2003 को इसका इंतकाल हो जाता है डोली शीप का। और स्कॉटलैंड में सबसे पहले सोमैटिक सेल्स के ज़रिए एक फुल फ्लेज्ड ऑफस्प्रिंग तैयार किया गया था, और जो कि एक जो है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक नया कारनामा था साइंटिस्ट की तरफ से। और साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल तक तो ये ज़िंदा रहेगी, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हो सकी। और लंग डिजीज़ और अरिथ्राइटिस की वजह से डोली शीप बेचारी जो है तकरीबन 6.5 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया था। साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा हो चुका था, क्योंकि पहले ये तसव्वुर था कि भाई ओनली एंड ओनली जो जेनेटिक सेल्स हैं और फ्रॉम जो हमारे पास जर्मलाइन सेल्स हैं, स्पर्म और एग के फ्यूजन से ही ऑफस्प्रिंग पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन डोली शीप के प्रोडक्शन से ये नया कंसेप्ट खुल गया, बाप खुल गया कि भाई सोमैटिक सेल से, आम बॉडी सेल से भी फुल फ्लैश पूरा एक जानदार आप बना सकते हो। तो डोली शीप के हवाले से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं कि कब इसको क्लोन्ड मैमल को तैयार किया गया, 5 जुलाई 1996 को तैयार किया गया। और इट वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम सोमैटिक सेल्स नॉट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। इसका जो नाम रखा गया था एक सिंगर और एक्ट्रेस के नाम से था जो कि डोली पार्टन थी। इनिशियल इसका नाम जो डायग्नोज किया गया था वो 6LL3 था, लेकिन बाद में इस एक्ट्रेस की वजह से इसका नाम डोली रखा गया था। और फिर इसको लंग डिजीज़ होती है। इसका इंतकाल कब होता है, इसका इंतकाल 14 फरवरी 2003 को इसका इंतकाल होता है। तकरीबन 6.5 साल की उम्र में ये इंतकाल कर जाती है। उनका मुजस्मा भी ओवरऑल इसको सेव करके भी जो स्कॉटलैंड म्यूज़ियम है वहाँ पर इसको रखा गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is in 2018 FATA got merged in which province? 2018 में जो 25वीं आईनी तरमीम होती है, याद रखिएगा 2018 में जो तरमीम की जाती है 2018 में, उस तरमीम के तहत कि फाटा को मर्ज किया जाता है, केपीके में मर्ज किया जाता है। और अगर फिर ये सवाल आ जाए कि 18वीं तरमीम क्या है और किसके दौर में हुई थी, बेसिकली जो 18th अमेंडमेंट है, 18th अमेंडमेंट, ये आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुई थी। और इस तरमीम के तहत बेसिकली जो प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस है, सूबों को खुद मुख्तियारी भी दी गई थी, ख़ासतन वो अपना बजट इस्तेमाल करते हुए अपना करिकुलम बनाने के लिए भी। तो 18वीं आईनी तरमीम को सूबाई खुद मुख्तियारी से भी जोड़ा जाता है। तो अगर ये देखा जाए कि 2018 में उस वक्त जो फाटा जो है उसको मर्ज किया जाता है, कौन से प्रोविंस में मर्ज किया जाता है, केपीके में मर्ज किया जाता है 31 मई 2018 को, 31 मई 2018 को। और उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन से थे, ममनून हुसैन साहब थे।
तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फाटा को मर्ज किया गया था, किस में मर्ज किया गया था? केपीके में मर्ज किया गया था। और उस वक्त कौन सी डेट थी? वो 31 मई 2018 को। उस वक्त सदर पाकिस्तान कौन से थे? ममनून हुसैन साहब थे। और अगर 18वीं तरमीम के हवाले से सवाल पूछा जाए तो 18वीं तरमीम सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुई थी, जिसमें सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केबल बीच कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद एक संघर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ, उसको हुर मुजाहिद का नाम भी दिया गया था क्योंकि यही वो थे कि जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़े थे, इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये हुर मुजाहिद हैं कि जो बरतानिया के ख़िलाफ़ यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई की थी। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफ़गानिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए एथनिसिटी के हवाले से तो लार्जेस्ट पख्तून है, उसके बाद उज़्बेक भी हैं और डिफरेंट और भी हैं, बट द मैक्सिमम मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी वो पख्तून्स की ही मेजॉरिटी है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच विल बी अफेक्टेड विद द टैरिफ, वो टेक्सटाइल ही है ओवरऑल जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान परफॉर्म 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन विच डेट 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है उस वक्त जौहरी जो एटमी धमाके किए थे उनका एक्सपेरिमेंट किया गया था चागी के मकाम पर, बलूचिस्तान में ये किए थे। चागी बलूचिस्तान में किए थे। और फिर इसी दिन को जो है यौम तकबीर के हवाले से 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से भी याद किया जाता है हर साल, क्योंकि ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर बतौर एटमी ताकत के तौर पर भी उभरा था। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है इसके क्रेडिट लेने वाले हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी जो कल्चर है ये कलेक्टिविस्ट है। कलेक्टिविस्ट मीन्स कि इसमें पख्तून, इसमें पंजाबी, इसमें सिंधी, बलोची, सराकीन, रेस्ट ऑफ ऑल जो है उनका एक ब्लेंडेड मिक्सचर है, इसीलिए कलेक्टिविस्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद एक कैपिटल ऑफ लाइबेरिया। लाइबेरिया का कैपिटल कौन सा है? वो मोनरोविया है उसका कैपिटल। यासिर अरफात फाउंडेंट अल फतेह इन विच ईयर? अल फतेह जो उन्होंने बनाई थी 1958 में बनाई थी। और हाउ मैनी अमेंडमेंट्स मेड बाय कायदे आज़म इन नेहरू रिपोर्ट? 3 अमेंडमेंट्स थी। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी तो कायदे आज़म साहब की तरफ से एतराज़ात उठे थे कि भाई आप अपनी रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट्स कर लो तो बेहतर है, लेकिन इन 3 अमेंडमेंट्स के ऊपर भी काम नहीं हो सका था, रिजेक्ट कर दिया गया था नेहरू साहब की तरफ से। फिर उसके जो है रिफ्लेक्शन में कायदे आज़म साहब ने 14 पॉइंट्स दिए थे क्योंकि इन 3 अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट किया गया था, उनको काबिल कबूल नहीं समझा गया था, और उसी के रिस्पॉन्स में ही कायदे आज़म साहब ने 14 पॉइंट्स दिए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन? पहली जो एशियन गेम्स थी वो इंडिया में हेल्ड हुई थी। कसर नमाज इज एंटाइटल टू, उस वक्त अदा की जाती है जब आप सफ़र में होते हैं, तो ट्रेवलर है दौरान सफ़र उस वक्त जो नमाज अदा की जाती है वो नमाज कसर है। लाइटनिंग रॉड वाज इन्वेंटेड बाय, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे, और यही बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे कि जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। इलेक्ट्रिसिटी का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। सन जैटसन वाज द फादर ऑफ, ये चाइना के फादर इनको कहा जाता है। और ये थे कौन? इनका अगर डेजिग्नेशन के हवाले से सवाल पूछा जाए, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, याद रखिएगा। अगर ये सवाल आ जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो भी कौन से हैं, वो सन जैटसन है, वो भी यही एक ही है। उसके बाद एक जनरेटर कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो मूवमेंट से है, और जनरेटर मैकेनिकली जब मूव कर रहा होता है तो मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि अगर आम फैन को देखा जाए तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एनर्जी कन्वर्जेंस के हवाले से, साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च्ड ऑन, ये 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था चाइना की तरफ से। इबलीस की मजलिस शुरा इज़ इन विच बुक ऑफ इकबाल, वो अर्गमान हिजाज में है इबलीस की मजलिस शुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ करेंसी, ये अब्दुल मालिक साहब ने करेंसी का कंसेप्ट दिया था।
बुक जो है खुदा की बस्ती बाय शौकत सिद्दीकी बेस्ड ऑन हाउ मैनी चैप्टर्स, उसमें 11 चैप्टर हैं। अक्सर का ये सवाल पूछा जाता था कि खुदा की बस्ती किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है, वो शौकत सिद्दीकी की है, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा उसने माइक्रो लेवल पे सवाल पूछ लिया था कि उसमें चैप्टर्स कितने हैं। उसमें चैप्टर्स 11 चैप्टर्स हैं। अगला सवाल हमारे पास है, वैन बुरहान वानी जो कश्मीरी एक बहादुर नौजवान थे, वो उनका जो इंतकाल है कब होता है, 2016 में बुरहान वानी साहब शहीद हो जाते हैं। उसके बाद है गंदा सिंह बॉर्डर इज़ बिटवीन, ये कहाँ पे है बॉर्डर, ये फ़िरोज़पुर और कसूर के दरमियान है। फ़िरोज़पुर इंडियन डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है, और जबकि कसूर किस में है, पाकिस्तान में है। अगला सवाल हमारे पास है कि पूना फैक्ट एक्ट 1932 वाज फॉर बेसिकली अनटचेबल, ये जो अछूत थे उनके साथ एक मुआहदा हुआ था कि भाई हम अपने मसाइल बाद में निपट लेंगे, लेकिन अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। तो एक पैक्ट बनाया गया था, उसका पैक्ट का नाम क्या था, मुआहदे का नाम, दैट वाज पूना पैक्ट। उसके बाद फर्स्ट एडमिरल ऑफ पाकिस्तान नेवी, ये जेम्स विल्फ्रेड जैफर्ड साहब है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मीथेन का ओवरऑल अगर सवाल पूछा जाए तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इन सब का एक मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है, उसको कोल गैस का नाम दिया जाता है। सो कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स, ऑल दिस कंपोनेंट्स। साइंस का ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंध सागर दोआब इज बिटवीन, ये किसके दरमियान है दोआब, ये इंडस और जहलम के दरमियान है। द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, जो इंडिया के वायसराय में से सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किन का था, वो लॉर्ड लिंथिंगो साहब का सबसे लॉन्गेस्ट जो था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो है टाइप जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट थी वो सबसे पहले उन्होंने ये प्रपोज किया था, ये तजवीज़ दी थी कि हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए, कि वो जमहूरी टाइप होनी चाहिए। फॉल्स सीलिंग इज़ यूज फॉर इंसुलेशन ऑफ सीलिंग, वो जो सीलिंग होती है उसी की ही इंसुलेशन करने के लिए जो फॉल्स सीलिंग इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल हमारे पास है कि वार्धा मंदिर स्कीम वाज फॉर, ये एजुकेशन के हवाले से थी, और अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो बेसिकली जाकिर हुसैन साहब ने दी थी, जो कि मेंबर ऑफ कांग्रेस के मेंबर थे। उन्होंने ये स्कीम दी थी, और ये स्कीम किस मकसद के लिए थी, ये एजुकेशन के हवाले से दी। और माइक्रो लेवल पे जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कमीशन के इम्तिहानात में, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम थी जो कि एजुकेशन के हवाले से थी, किसने दी थी, जाकिर हुसैन साहब ने, जो कि इनका जो है कांग्रेस से इनका ताल्लुक था। स्लैवरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड विच टाइप ऑफ एंजाइम, ये पेटालिन है जिसको स्लैवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। स्लैवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो कि पेपर में आया हुआ था, पेटालिन इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ PIA होटल इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो PIA का होटल है वो रोजवेल्ट होटल है। और अक्सर खबरों में ये बात गर्दिश कर रही होती है कि PIA ने जो एक न्यूयॉर्क में है जो होटल है वो बेचने का इरादा कर लिया है। तो वो कौन सा है, वो रोजवेल्ट होटल है। उसके बाद है कि कांग्रेस नॉट अटेंडेड विच राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस, पहली और तीसरी जो राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस है उसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। अगला सवाल है दैट इज सिनोनिम ऑफ लोथ, लोथ का मतलब क्या होता है, नफरत करना, नफरत करना। तो इसका मतलब क्या होता है, डिटेस्ट करना, हेट करना जी। और इसके बाद सिनोनिम ऑफ अबैसमेंट, अबैसमेंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, इंसल्टिंग बिहेवियर। उसके बाद सिनोनिम ऑफ प्रेज़वर्दी, प्रेज़वर्दी मीन काबिल तारीफ। तो उसका मतलब क्या होता है, दैट इज द क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा है। सिनोनिम ऑफ इंट्रिंसिक मीन ये बेसिक है, इंट्रिंसिक है, दैट इज एसेंशियल। उसके बाद है कि डू नॉट स्लीप, इसका पैसिव वॉइस में है। एक्चुअली ये डू नॉट स्लीप जो है बेसिकली नेगेटिव जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की दो टाइप्स होती हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव इम्पेरेटिव, एक नेगेटिव इम्पेरेटिव। पॉजिटिव इम्पेरेटिव मीन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स,
बिलीव इन अल्लाह, स्पीक द ट्रुथ, बी पोलाइट, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव हैं। जबकि अगर डो नॉट आ जाए, डो नॉट गो आउटसाइड, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जब भी ये आ जाए इंपेरेटिव सेंटेंसेस, डो नॉट स्लीप, तो इसमें यू जो है ये पिन्हा होता है, ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आता। इट मीन्स यू डो नॉट स्लीप। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेट से भी बन सकता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये मेरे पास पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। इट मींस यहाँ पे यू जो है वो पिन्हा है, नजर नहीं आ रहा। जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, लेट के रूल के तहत भी बन सकता है, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है, हमें लगाना पड़ेगा कि यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और वी मे से दैट यू आर ऑर्डर्ड, लेकिन ऑर्डर्ड से भी ज्यादा क्या है, एडवाइस है। सो मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई यू आर advised to respect your parents, to respect your parents। और सेम इज द केस यहां पर भी मैं you का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है कि you do not sleep, it means you are instructed not to sleep, आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। you are informed अगर कह सकते हो वो भी ठीक है, you are informed not to sleep, तो वहां पे क्या है बेटा, ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में, इसीलिए मुझे यू आर लगाना पड़ेगा। और यू आर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, ओवरऑल फास्ट फॉर्म वर्ब है, तो मुझे इज एम आर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है कि यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर इन्फॉर्म्ड भी कह सकते हो, यू आर कन्वेड लिख दो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। यू आर कन्वेड, यू आर सेड, यू आर इन्फॉर्म्ड नॉट टू स्लीप, कि आपने स्लीप सोना नहीं है। अगला सवाल हमारे पास है, I saw a one-eyed man। अब यहाँ पे आ आएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब ये जो आर्टिकल का इस्तेमाल है जिसमें आ एंड द, मोस्टली हमारे पास जो आर्टिकल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये द डेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास, जबकि आ और एन इनको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल की दो टाइप्स हैं, या तो डेफिनेट या तो इनडेफिनेट। डेफिनेट में द, इनडेफिनेट में आ और एन। मोस्टली स्टूडेंट्स को मतलब ये एक रूल बताया जाता है कि अगर कोई भी लफ्ज़ वावल लेटर से शुरू हो तो आपने एन लगा देना है, जैसे एन, एग, एन, अम्ब्रेला, एन, एलिफेंट, सो ऑन। बट द रूल इज़ दैट कि अगर कोई भी लेटर हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वावल हो, अगर वो वावल साउंड दे रहा है तो फिर आपने एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ऑनेस्ट लिखते हैं तो ऑनेस्ट में क्या है, एच इज़ नॉट अ वावल बट इट्स वाल साउंड दे रहा है, मुझे लिखना पड़ेगा एन ऑनेस्ट लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूँ यूरोपियन, मैं लिखूँ यूनिवर्सिटी, तो वावल लेटर से शुरू है बट द साउंड इज़ नॉट द वावल, इसीलिए हमने साउंड को ही देखना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि अगर कोई भी वर्ड अलिफ मद आ या एन की आवाज़ दे, सीधी सी बात है, तो अपने एन लगा देना है। बारकैफ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। We sit under the shade of the mango tree। अंडर होता है बिल्कुल किसी चीज के नीचे, जैसा ये हाथ है मेरा, उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, अंडर लगा दिया है जी। सो अगर ओवरऑल शेड हो, फॉर एग्जाम्पल शेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन मैं प्योर उसके नीचे नहीं बैठा तो मुझे इन लगाना पड़ेगा। सो मोस्टली हम यूज़ करते हैं अंडर यूज़ करते हैं। सो वी सिट अंडर द शेड ऑफ द मैंगो ट्री, उसका मतलब ही वॉज हाइडिंग समथिंग बिहाइंड द कर्टेन, वो किस पर्दे के पीछे कोई चीज़ छुपा रहा था, बिहाइंड इस्तेमाल होगा प्रपोजिशंस के हवाले से। ही सेड ही विल गो टू कराची नेक्स्ट वीक, ये नरेशंस का एक सवाल था, तो ही सेड का सेड रहने देना है, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास नैरेटिव सेंटेंसेस हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद एक विल शेल को चेंज करते हैं वुड में, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लग गया, और ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज एट ऑल, ठीक है, ही का ही आएगा। विल शेल दोनों को वुड में चेंज करते हैं। वुड के बाद फर्स्ट में वर्ब टू, ही वुड गो टू कराची, और द नेक्स्ट वीक हम द फॉलोइंग वीक भी कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वीक आया हुआ तो नेक्स्ट रहने दो, द फॉलोइंग रहने दो। एक्चुअली ये है कि टुमारो को हम चेंज करते हैं द फॉलोइंग में या द नेक्स्ट में। द रूल इज दैट कि टुमारो को चेंज किया जाता है किसमें, द नेक्स्ट या द फॉलोइंग में, द
फॉलोइंग में तो रूल एक्चुअल ये है कि जब भी टुमारो आ जाए तो उसको चेंज करना पड़ता है द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, दोनों ये ठीक है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। तो नरेशंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज he is walking along the road। here along is basically ये preposition है along के वो रोड के साथ साथ में चल रहा था। इसी तरह से अगर prepositions को देखा जाए कि in के हवाले से देखा जाए, in मीन कोई चीज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, that is in, और अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर मूव करती हुई आ रही है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे into इस्तेमाल करेंगे। द कैट वॉज कमिंग इन टू द रूम, और into का अलग होता है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के अंदर से बाहर आना। सो दीज आर डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रपोजिशंस। ये प्रपोजिशंस के डिफरेंट रूल हैं। करेक्ट पंचुएशन, माई aunt हु लिव्स इन कराची इज़ अ डॉक्टर। सो ये इसका राइट ऑप्शन था। The passengers were very happy by the friendly and warm treatment given to them। So basically ये पैसिव वॉइस के हवाले से है तो by इस्तेमाल होगा इसमें, राइट जो इसका आंसर है। अगला सवाल हमारे पास है, Who was the first अमीर ऑफ हज? जो हज के पहले अमीर थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ईयर ऑफ सारो आमुल हुज़्न 10 नबी को। उसके बाद हज़रत याकूब हैज़ हाउ मैनी सन्स? उनके 12 सन्स थे। विच प्रोविंस इज कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम? इसे कहा जाता है सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फाइडेलिटी। विच की इज यूज्ड फॉर द स्लाइड शो? F5 की इस्तेमाल की जाती है। की यूज्ड फॉर हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के है। विच फंक्शन, ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड टुडे डेट इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर अगर आज की तारीख पुट करनी है तो किस तरह पुट करेंगे? टुडे और उसके बाद ब्रैकेट्स। सो इसका ये सही जवाब है। विच की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग? वो F5 है, और एंडिंग से भी अगर आ जाए तब भी इसका यही F5 ही जवाब है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज कंट्रोल प्लस N इज यूज फॉर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस N। और अगर कॉपी के लिए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमन है कंट्रोल प्लस C, और अगर पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस V, दैट इज कंट्रोल प्लस V। और प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस P फॉर प्रिंट, डॉक्यूमेंट प्रिंट के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल की? जो फंक्शनल कीज हैं F5, F6 एंड F7। विच की इज यूज फॉर हेल्प? तो हेल्प के लिए क्या इस्तेमाल होती है? जो कीबोर्ड है उसमें F1 की जो है वो हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है, F1 की। शॉर्ट की यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, दैट इज Alt प्लस एंटर है। विच फीचर इज यूज टू ऐड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट ऑन द स्लाइड? स्लाइड के अंदर अगर किसी चीज़ की मोशन दिखानी हो तो उस वक्त एनिमेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। सो वो क्या है? एनिमेशंस, इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है कि विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एक्सेल? डॉट लाजमी लगाना होता है, डॉट XLSX इसका राइट ऑप्शन है। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी? अगर साइटेशन देना है मतलब उससे साइटेशन मीन आप वो रेफरेंस दे रहे हो, वो साइटेड वो हवाला दे रहे हो, सो क्या इस्तेमाल उसे कहते हैं? दैट इज रेफरेंस। ऑप्शंस कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशंस बाय ऑलरेडी अवेलेबल। तो ऑलरेडी अवेलेबल कलर्स एंड ग्राफिक्स के हवाले से अगर आ जाए, तमाम स्लाइड्स पे अगर आपने अप्लाई करना है तो वो डिज़ाइन थीम है, वो तमाम जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। द सर्वर ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड व्हाट टू शेयर डेट एंड स्पेस? वो क्या होता है? वो नेटवर्क होता है। तो कंप्यूटर के हवाले से ये सारे सवाल पूछे हुए थे, मोस्टली जो है वो एक्सेल के हवाले से और जो शॉर्टकट कीज़ हैं उस हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगला सवाल है 51 + 5 - 3 + 7 - 5.1। तो उसका आंसर क्या है? एक रूल है जिसको मैथ में अमूमन अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा, दैट रूल इज डिमॉस रूल, DMAS। इट मीन्स सबसे पहले डिवीजन का अमल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, हमने क्या करना है? सबसे पहले एडिशन का अमल करना है। तो हमारे पास 51 है, सबसे पहले 51 + 5 है, 5 ऐड करना है,
प्लस 7 है मेरे पास, 7। तो इसको काउंट कर लेते हैं, ये कितना है हमारे पास। 5 6 3 13 हमारे पास आ जाएगा, 13 एक, और ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा हमारे पास। अब 63 में से मैं क्या माइनस करूँगा, 63 मैंने माइनस करना है 3 को और 5.1 को। 63 माइनस 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में से अगर मैं 5.1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज 54.9 जो है मेरे पास सही जवाब है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर व्हेन रेडियस इज, अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है इसका जो फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे पाई अगेन आया हुआ है, अब मैंने वैल्यूज पुट करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई का पाई मैंने वैसे रहने देना है। रेडियस कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, उसका भी क्यूब है तो 3 इसका क्यूब। अगेन मैं इसके वैल्यूज पुट करूंगा, सो 4/3 पाई इंटू 3 का जो मेरे पास क्यूब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, 3 3s are 9, 9 3s are 27, मेरे पास 27 आ जाएगा। 3 1s are 1, 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 27 और 9 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, दैट इज 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम का जो है आंसर है। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होता है, याद रखिएगा। एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर में होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसका राइट फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r स्क्वायर है। तो उस फार्मूले के तहत ये सवाल आसानी से हल हो सकता है। अगला सवाल हमारे पास है, वो रो रहा था। ये माजी इस्तमरारी है। माजी इस्तमरारी मीन जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में बार बार हो रहा हो, उसे माजी इस्तमरारी कहते हैं। शहर खाली कूचा खाली का मौजू क्या था, बेसिकली वहाँ पर जो था उर्दू के हवाले से जो था वो वहाँ पर वबाई अमराज आई हुई थी, इसीलिए वो जो शहर और कूचा कूचा सारे खाली हो चुके थे, वबाई अमराज उसका जवाब है। यूसुफ बेकारवां का क्या मतलब है कि वो जो कारवां था वो अकेला ही चला था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मोस्टली जो सवाल किए जाते हैं कि चाहे यूसुफ, ये है क्या, बेसिकली एक तलमी है। और तलमी क्या होता है कि वो ख़ास लफ्ज़ जो किसी ख़ास तारीख़ी, सियासी, मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करे, उसे जो है तलमी कहा जाता है। चाहे यूसुफ से आ रही है सदा, यहाँ दोस्त कम हैं और भाई बहुत। तो ये जो है यूसुफ बेकारवां का क्या मतलब है कि अकेला। वो लफ्ज़ जो ख़ुद तो किसी से ना बनाओ मगर उससे आगे लफ्ज़ बनाए जा सकें, वो इस्म मस्तर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना, पढ़ना, ये ख़ुद किसी से नहीं बने हुए, लेकिन इससे आगे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। लिखना से लिखाई या लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ाई या पढ़ने वाला। और ये जो आगे लफ्ज़ बनते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उन्हें मश्तक नाम दिया जाता है। जैसे लिखना से लिखाई या लिखने वाला, ये क्या बनेंगे, ये इस्म मश्तक बनेंगे, याद रखिएगा। और जो इस्म जामेद होता है, ज़मीन जुम्बत ब जुम्बत गुल मोहम्मद, जामेद का मतलब है ठहरा हुआ, जमा हुआ, रुका हुआ। वो लफ्ज़ जो खुद भी किसी से नहीं बना हुआ और उससे भी दूसरे लफ्ज़ नहीं बनाए जा सकते, उसको इस्म जामेद कहते हैं। जैसे पत्थर, चट्टान, पत्थर, चट्टान, रेत, किताब वगैरह, ये किसी से नहीं बने हुए, ये क्या कहलाते हैं, इस्म जामिद। और वो लफ्ज़ जो खुद किसी से नहीं बने हुए लेकिन उससे दूसरे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं, इस्म मस्दर कहलाते हैं। और फिर एक आम जो फ़र्क है कि मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मस्दर के आखिर में भी तो नून अलिफ़ ना आता है। जैसे मैंने लिखा है कि मस्दर लिखना, अब ये फ़ेल भी है और मस्दर भी है। मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है, याद रखिएगा। मस्दर हमेशा नून अलिफ़ ना की शक्ल में आएगा। फ़ेल जो है वो नून अलिफ़ ना की शक्ल में भी आ सकता है। जैसे लिखना, हाल, माजी, मुस्तकबिल, तीनों शक्लों में पाया जा सकता है। इससे ज़्यादा शक्लों में पाया जा सकता है। लिखा, लिखता है, लिख रहा है, लिखेगा। तो ये फ़ेल है, ये मस्दर नहीं है। मस्दर हमेशा नून अलिफ़ ना की शक्ल में आएगा, जबकि फ़ेल वो है जो है उसकी नून अलिफ़ ना की शक्ल भी है और अल्टरनेट डिफरेंट और फॉर्म भी हैं। तो उर्दू के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है।
उसके बाद कि जाड़े की चांदी का क्या मतलब है। वो जो चांदनी रात होती है, लेकिन जाड़ा जब होता है, जब सर्दियां होती हैं, सारे ही कमरों के अंदर सोए हुए होते हैं, तो उस वक्त चांदनी का क्या फ़ायदा होता है। जब किसी परिंदे को प्यास और भूख लगी हो, उसकी चोंच में कोई उसको सोना मिल जाए, तो उसके लिए वो बेकार सी चीज़ है। हालांकि वो है फ़ायदेमंद, लेकिन उस वक्त उसके लिए वो बेकार सी चीज़ है। सो जाड़े की चांदी का मतलब क्या है? बेफ़ायदा चीज़, बेकार चीज़, जो उस वक्त काम आने वाली ना हो। गैर मतबू, जो जिनकी तबाह ना होती है और जिनकी पब्लिकेशंस ना होती है, कलमी नुस्खों को क्या कहते हैं? वो मखतूता कहते हैं। वो नाम जो कौम की तरफ से दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लक़ब कहा जाता है। जबकि खिताब वो एजाज़ी नाम होता है जो किसी को हुकूमत की तरफ से ख़ासकर नामे की बुनियाद पर दिया जाए, वो खिताब होता है। जैसे शम्सुल उलमा, जैसे सितारा जुर्रत, जैसे निशान हैदर, ये क्या हैं? ये सारे के सारे वो खिताब हैं। जबकि लक़ब वो नाम होता है जो किसी को कौम की तरफ से दिया जाता है।